बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। 20 दिनों बाद भी महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू है। गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है, ऐसा जराए कह रहे हैं। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। जराए के हवाले से खबर आ रही है, अगर सदराज नाफिज किया गया तो अदालत का दरवाजा शिवसेना ने कहा है कि हम खटखटाएंगे नहीं। जराए के हवाले से बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। एनसीपी को आज रात हालांकि 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है कि हुकूमत बनाए और अपना दावा पेश करें। इसको लेकर गवर्नर ने शिवसेना को वक्त दिया है 8:30 बजे का। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। जराए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हुकूमत साजी की तरफ तमाम सियासी पार्टियां माथापच्ची करती हुई दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन बाज़ाब्ता कोई हल नहीं निकल रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। तो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। 20 दिनों बाद भी महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू बना हुआ है। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। वहीं शिवसेना ने कहा है कि अगर सदराज नाफिज किया गया रियासत में तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसे हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में। एक तरफ एनसीपी कांग्रेस से बातचीत कर रही है शिवसेना के साथ जाने के लिए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है और इसकी मुखालिफत एक तरह से शिवसेना ने कर दी है। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सदराज रियासत में लगाया गया, नाफिज किया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो महाराष्ट्र में लगातार हुकूमत साजी पर तजब्जुब बरकरार है। इस बीच हुकूमत साजी पर तातुल जुकातू बना हुआ है। जैसा पहले 20 दिन पहले रियासत की हालत थी हुकूमत साजी को लेकर, वही हाल आज भी है। हालांकि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपनी हलचलें तेज कर दी हैं। एनसीपी के पास आज रात 8:30 बजे तक का वक्त है कि वो हुकूमत बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश करे। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में एक रुख ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश कर दी है। जराए के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है। हालांकि शिवसेना ने मुखालिफत भी कर दी है इसकी कि अगर रियासत में सदराज नाफिज किया जाएगा तो अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना लीडर हैं, पहले ये कांग्रेस में थी, कांग्रेस का दामन छोड़कर शिवसेना का हाथ थामा था इन्होंने ट्वीट किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने गवर्नर की तजवीज पर अपने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, कहा कि अगर गवर्नर के जरिए एनसीपी को दिए गए वक्त अभी बाकी हैं तो गवर्नर आखिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। तो कई सवाल प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से उठाए गए हैं, जो कि शिवसेना लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि जब रात 8 बजे तक का वक्त गवर्नर की तरफ से शिवसेना को दिया गया है तो आखिर गवर्नर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। यानी जिस तरह से गवर्नर ने कहा है कि रियासत में सदराज लगाया जाए, इसकी सिफारिश की है। जराए के हवाले से खबर आ रही है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भी भेज दी है। इस पर ट्वीट प्रियंका चतुर्वेदी का आया है। इन्होंने गवर्नर की तजवीज पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर गवर्नर के जरिए थर्ड लार्जेस्ट पार्टी यानी एनसीपी को वक्त दिया गया है तो अब गवर्नर ऐसी बातें आखिर कैसे बोल सकते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत साजी का जो तातुल था वो लगातार जुकातू बना हुआ है। कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि एनसीपी को रात 8 बजे तक का वक्त दिया गया है कि एनसीपी हुकूमत
बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश करे। इस बीच एनसीपी की मीटिंगें सुबह से जारी हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े लीडरान की मीटिंग दिल्ली में हुई है और कई कांग्रेस लीडर आज मुंबई के लिए भी रवाना हो रहे हैं और एनसीपी से बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस ये तय करेगी कि हम एनसीपी को समर्थन बाहर से देंगे या फिर सरकार में ही रहेंगे। इस बीच इस तातुल को और बढ़ाती हुई खबर यह है कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश कर दी है। जराए ऐसा कह रहे हैं। गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेज दी है और शिवसेना का रद्द-ए-अमल भी इस पर आ गया है। शिवसेना ने कहा है कि अगर सदराज नाफिज किया गया तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का हम रुख करेंगे। और साथ ही साथ शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस तजवीज पर, सिफारिश पर सवाल उठाए हैं गवर्नर की। उन्होंने कहा है कि जब एनसीपी को वक्त गवर्नर ने दिया है आज शाम 8 साढ़े 8 बजे तक का, तो आखिर गवर्नर के जरिए ऐसी बातें कैसे की जा सकती हैं। हुकूमत साजी पर तजब्जुब हालांकि हम कह सकते हैं बरकरार है। 20 दिनों से लगातार हलचल जारी रही, उथल पुथल जारी रही और हुकूमत साजी पर तातुल जू का तू बरकरार है। इस बीच गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश की है। बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के हवाले से दे रहे हैं, यानी जिस तरह से कहा जा रहा था कि कहीं अगर इन तमाम पार्टियों ने हुकूमत साजी का अगर दावा नहीं पेश किया, एक साथ अगर ये तीनों पार्टियां नहीं आई, तो क्या रियासत राष्ट्रपति शासन की तरफ यानी सदराज की तरफ जाएगा। वही इशारे कहीं न कहीं जरा ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर ने दे दिए हैं। गवर्नर ने इस हवाले से अपनी सिफारिश मरकज को भी भेज दी है। वहीं शिवसेना ने इसकी मुखालिफत भी की है। गवर्नर ने जो तजवीज़ पेश की है, गवर्नर ने अपनी सिफारिश मरकज को भेजते हुए जो सिफारिश की है रियासत में सदराज लगाने की, उस पर शिवसेना मुखालिफत करती हुई नजर आ रही। शिवसेना ने कह दिया है कि अगर रियासत में सदराज का निफाज किया गया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत मजीद गर्मा सकती है, क्योंकि हल कोई नहीं निकल रहा है हुकूमत साजी को लेकर। सबसे पहले बीजेपी को गवर्नर ने हुकूमत साजी के लिए दावत दी थी, फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम हुकूमत नहीं बना रहे हैं। फिर शिवसेना को गवर्नर के जरिए दावत दी गई कि आप आएं और हुकूमत बनाएं। इसके लिए शिवसेना को वक्त दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि कल शिवसेना ने गवर्नर से मजीद वक्त मांगा और वक्त मांगने पर गवर्नर के जरिए कहा गया कि हम वक्त नहीं दे सकते। लिहाजा तीसरी बड़ी पार्टी यानी एनसीपी को गवर्नर की तरफ से हुकूमत बनाने का न्योता दिया गया और फिर एनसीपी को आज 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस बीच जरा ऐसा कह रहे हैं कि गवर्नर ने रियासत में सदराज लगाने की सिफारिश भी कर दी है। गवर्नर ने अपनी सिफारिश को मरकज के हवाले कर दिया है, मरकज को भेज दिया है और साथ ही साथ शिवसेना के भी तेवर सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना ने साफ कर दिया गया है कि अगर रियासत में सदराज का निफाज होता है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है। ब्राजील जाने से कबल पीएम मोदी ने मीटिंग तलब की है। हंगामी मीटिंग में पहुंच रहे हैं मरकजी वज़रा। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। ये मीटिंग काफ़ी अहम है। ब्राजील जाने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग हो रही है। हंगामी मीटिंग में मरकजी वजीर पहुंच रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। पीएम मोदी ने काबीना मीटिंग बुलाई है। हालांकि इस मीटिंग में क्या कुछ बातें होंगी, इसकी तफसीलात हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। लिहाजा हंगामी मीटिंग में मरकजी वज़रा पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग का इनेकाद 7 लोक कल्याण मार्ग पर किया गया है, जो कि हंगामी मीटिंग मुनक्किद की गई है। ब्राजील का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं, उससे पहले पीएम मोदी की तरफ से मीटिंग तलब की गई है। पीएम मोदी ने काबीना की मीटिंग बुलाई है। हंगामी मीटिंग मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस हंगामी मीटिंग में क्या कुछ बात हो सकती है। क्या मरकजी वज़रा से महाराष्ट्र के हवाले से बातचीत होगी, सस्पेंस बरकरार है। तो पीएम मोदी की अहम मीटिंग है, हंगामी मीटिंग है। इस मीटिंग
में शिरकत करने के लिए मरकजी वुज़रा पहुंच रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हंगामी मीटिंग मुनक्किद की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क हिंदू राष्ट्र की तरफ गामजन है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। मैं रोक सकता हूं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप बराबर मुझे बोलिए, क्या क्या बोल सकते हैं। हम भी तो देखना चाह रहे हैं आपके दिमाग में कितना फितूर है। आप बोलिए, आप जितना आप बोल सकते बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा। हम भी देखना चाह रहे कि आपके दिल में कितना नफरत है, बोलिए, दिखाइए अपना असली चेहरा। जो दिल में छुपी है उसको ज़बान पर लाइए, उसको अपने आंखों में मत छुपाइए। हम देखना चाह रहे, आप बताइए ना, बोलिए आप, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो यूज्ड हो चुका हूँ, मेरी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बस चले तो जान ले लीजिए हमारी, मगर आप हमारी ज़बान को नहीं रोक सकते। जब तक हम संविधान के दायरे में बोलते रहेंगे और बोलते आए हैं तो उसमें गलती क्या है। मैं किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी आरएसएस की ज़बान में बात कर रहे हैं वो यकीनन उनकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि मैं उनकी ज़बान में नहीं बात करता हूँ, मैं उनसे जमहूरी तरीक़े से उनकी मुखालिफत करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि इस जजमेंट के बाद मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश के उन लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आपको भारत से मोहब्बत है तो समझिए हमारी बात को। ये देश हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अगर ये देश किसी एक मज़हब का हो जाएगा तो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, समझिए इस बात को। और आपको ये, क्योंकि इस देश के 60% लोगों को समझना है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। इस देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है। आपको सोचना है कि आप देश को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, देशद्रोही है, गंदा है, सब सही है, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र आपके मुस्तकबिल की है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा मैं। मगर आप देखो किस रास्ते पर आप इसको लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आप कोशिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए। देखते जाइए आप, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो रहा है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आप एनआरसी लाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे, क्या पैगाम दे रहे हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इनकी ज़बानें बंद हैं। कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, तेलुगु देशम, सब खामोश क्यों भाई, खामोश क्यों बैठे हैं आप। ये खामोशी तो तोड़ना पड़ेगा ना आपको, ये खामोशी नहीं तोड़ रहे आप भी मानते हैं, आप भी मान चुके हैं, आपका भी एजेंडा मेजॉरिटेरियन एजेंडा है। आपका एजेंडा हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को मजबूत करने का एजेंडा नहीं है आपका। ये बात तकलीफ दी हमारे लिए। और बहुत अच्छा भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई जो आज भी इस मुल्क में हैं, बड़ी तादाद में सेकुलर जहन रखते हैं, वो लोग समझ रहे हैं इस बात को। बीजेपी के चाहने वाले, आरएसएस के चाहने वाले मुझे तनकीद करेंगे, मगर इस जजमेंट के बाद बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग एक्सपोज हो चुके हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को शामिल किए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने यह मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं और गोरखनाथ मठ का राम मंदिर तहरीक में अहम किरदार रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर तामीर के लिए ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया है। यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री पदेन नहीं, लेकिन गोरखपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते पदेन उनको उस ट्रस्ट में लेना आवश्यक है, क्योंकि गोरखपीठ का जो महंत रहेगा वही उस बोर्ड ट्रस्ट का मेंबर रहेगा। ये मेरा कहना है। मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे तो कल मुख्यमंत्री मान लो कोई और बन जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ के
पूर्वजों ने यानी गोरख पीठ के जो पूर्व पीठाधीश्वर थे, उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार थे और उन्हीं की प्रेरणा है कि यह आंदोलन बहुत तेज हुआ था। इसलिए हमारी यह मांग है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एज ए गोरख पीठाधीश्वर पदेन उस बोर्ड ट्रस्ट में शामिल करना आवश्यक है। मुस्लिम पंसला बोर्ड की 17 नवंबर को मीटिंग है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बोर्ड की इस मीटिंग में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल किए जाने के बारे में गौर खौज किया जाएगा। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अर्जी दाखिल न करने की बात पहले ही कही है। वहीं वीएचपी लीडर आलोक कुमार का कहना है कि राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी तामीर में सरकार के पैसों का इस्तेमाल ना हो। राम भक्तों के पैसे से ही मंदिर की तामीर की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के हवाले से आलोक कुमार ने कहा कि इन्हें मीटिंग करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर का निर्माण तय हो गया है, लेकिन अब वहां जो राम मंदिर निर्माण की तैयारियां हैं वो शुरू होना बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अब उन्होंने कहा कि ट्रस्ट निर्माण इसको लेकर हो, तो कैसा ट्रस्ट का स्वरूप होना चाहिए, कौन कौन लोग उसमें शामिल होने चाहिए, इसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे ये जिम्मेवारी सौंपी। राम जन्मभूमि न्यास को भी ये काम दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्मोही का भी प्रतिनिधित्व हो तो उनके ट्रस्टी जोड़े जा सकते हैं, पर वो ट्रस्ट ये काम सरकार न्यास राम जन्मभूमि न्यास को सौंपेगी या कोई नया ट्रस्ट बनाएगी, ये सरकार को तय करना है। हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग, राम भक्त लोग, ट्रस्ट में ऐसे ही लोगों को शामिल किया जाना चाहिए और निर्णय सरकार के पास है। हमारे पास कोई बहुत राय उसको देने के लिए नहीं। लेकिन सर, सरकार की तरफ से कुछ खबरें आई, उन्होंने कहा गया कि ये ट्रस्ट जो होगा वो एक भाईचारे का प्रतीक बन के उभर के आएगा। तो क्या विश्व हिंदू परिषद मतलब ये लगता है कि कुछ मुस्लिम मौलानाओं को या लोगों को भी शामिल इसमें किया जा सकता है? कैसे हो सकता है? ये एक धार्मिक मंदिर बनाने का ट्रस्ट है, मंदिर चलाने का ट्रस्ट है। जिनको उस मंदिर पर, जिनको उस देवता पर विश्वास है, उनके ईश्वर और अवतार होने पर विश्वास है, वही हो सकते हैं। मेरी ऐसी जानकारी नहीं है कि सरकार सब धर्मों के लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल करना चाहती है। ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। सर, इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि इसे मांग भी थी कि कुछ मंत्रियों को या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस ट्रस्ट में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने तय करना है। हम लोगों की राय इस मामले में उनको कुछ नहीं है, पर राजनीति में काम करने वाले लोग ना रहें तो अच्छा लगता है, ऐसा मेरी निजी राय है। सर, इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए जो धन इकट्ठा होना है उसको लेकर भी बातचीत है। खबरें ये भी आई थी कि विश्व हिंदू परिषद एक पूरे व्यापक अभियान चलाएगा धन इकट्ठा करने के लिए। वो खबर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आई है। मंदिर बनाने का काम विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये ट्रस्ट का काम है। चाहे वो ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास हो या कोई और। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इसके लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा, पर यह हमारा विश्वास है और पहले भी हुआ है। जब सोमनाथ का मंदिर बनना था तो महात्मा गांधी जी से सलाह करने के लिए सरदार पटेल और के एम मुंशी गए थे। इसके लिए कानून बने और मंदिर का पुनर्निर्माण हो। गांधी जी सहमत थे, पर सोमनाथ मंदिर के बारे में उन्होंने कहा था कि मंदिर बनाने का सारा खर्चा श्रद्धालु भक्तों ने देना चाहिए। हमारा स्पष्ट और आग्रहपूर्ण मत है कि सरकार ने इसमें अपने टैक्सेस से प्राप्त आय को खर्चना नहीं चाहिए। राम भक्तों का जब भी वह ट्रस्ट आह्वान करेगा, मुझे लगता है कि पर्याप्त धन मिलेगा जिससे मंदिर बनाया जा सकता है। सर, आखिरी सवाल, पूरा फैसला आया, तकरीबन सभी लोग उससे खुश हैं, लेकिन
अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एक मीटिंग बुलाई है कि इस फैसले में रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना है और 5 एकड़ ज़मीन लेनी है कि नहीं। ये उनका अधिकार है कि वो इसके बारे में तय करें, पर इतना अच्छा फैसला है, 5 जजों ने दिया है, लंबी सुनवाई के बाद दिया है, सहमति से दिया है। मैं रिव्यू के सफल होने की बहुत संभावना नहीं देखता हूँ, कोई संभावना नहीं देखता। मुझे बताया गया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद 2.5 एकड़ में, उनको 5 एकड़ दिया गया है। हमारी राय थी कि वो 84 कोसी में नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में दो। वो लेना चाहें तो उनकी मर्जी है, वो मना करना चाहें तो ये उनको तय करना है। हमारे पास कोई परामर्श उनको देने के लिए नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज रेल खदमात दोबारा बहाल हुई हैं। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के तकरीबन 3 माह से ज़ायद वक्त के बाद ये खदमात दोबारा आवाम की खदमत के लिए बहाल कर दी गईं। मुसाफिरों ने रेल खदमात की बहाली पर खुशी का इजहार किया। मुसाफिरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अब बानिहाल तक भी रेल सर्विस शुरू हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। कल रेल का ट्रायल रन किया गया था। बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जो आम लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 3 महीने से पूरा मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इससे बहुत सारी मतलब लोगों को सहूलियत मिलेगी। अपने मतलब मुसाफिर अपने जगह अच्छे से पहुंचेंगे। खुशी की बात है, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, लेट ही लिया लेकिन अच्छा इनिशिएटिव ने लिया, बहुत अच्छी बात है ये। अब ज़्यादा बेहतर और अच्छा तब रहता कि अगर ये पूरा अच्छे से हो जाएगा फिर से रेस्टोर, क्योंकि अभी ये खाली अभी साउथ साइड से नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। मैं आम लोगों को मतलब ट्रेन से जाने से मतलब आसाइश हो जाएगी, किराया भी कम है, इसमें आने जाने में भी मतलब काफ़ी आसाइश हो जाएगी बनस्बत सोमो से या बाकी बस से। जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाए जाने के बाद एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रेन खदमात को रोक दिया गया था और आज 3 महीने का वक्फा गुजर जाने के बाद फिर से श्रीनगर बारामूला रेल सर्विस को लोगों के लिए खोल दिया गया है और आज से ये सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये सर्विस जारी रहेगी और जो श्रीनगर बानीहाल ट्रैक है उस पर मौसम की खराबी की वजह से ट्रैक पर कई जगहों पर खराबी हुई है और उस खराबी को दूर करने के लिए रेलवे का अमला लगा हुआ है और जल्द से जल्द श्रीनगर बानीहाल ट्रेन को भी आम लोगों के लिए बहाल किया जाएगा। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बडगाम। अगर आपको दुनिया के 7 अजूबे देखने हों तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करके दुनिया भर घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दिल्ली जा सकते हैं, जहां पर आपको कई बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। इस वंडर पार्क की खास बात यह है कि वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए कई यादगार चीजें बनाई गई हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने इस पार्क का जायजा लिया। आपको आईफिल टावर देखना है तो आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में भी इसके दर्शन होंगे। पीछे भी आप देख रहे हैं कि आईफिल टावर नज़र आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ एमसीडी द्वारा बनाए गए वेस्ट टू वंडर पार्क की, जहाँ पर वेस्ट जो चीज़ें हैं उससे तरीके के मोन्यूमेंट्स यहाँ बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आईफिल टावर भी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात आज ये है इस पार्क की कि यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं तो आपको 50 रुपये की टिकट का भुगतान करना होता है। लेकिन साउथ एमसीडी ने लोगों की भीड़ को देखते हुए एक नया नियम जारी किया है कि जो लोग 4 घंटे से ज़्यादा इस पार्क में बिताएंगे अब उन्हें ज़्यादा भुगतान करना होगा, यानी कि 50 रुपये सिर्फ 4 घंटे तक ही आप उसका आनंद ले सकेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम देना होगा, टाइम बिताना है तो आपको 50 रुपये के ऊपर फिर दोबारा 50 रुपये का टिकट लेना होगा। इसके लिए स्कैनिंग मशीन भी लगाई गई है, तो टिकट बढ़ा दिया गया है। ये बताइए कि आप लोग आए यहाँ घूमने? या फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी है कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर रुकेंगे तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। दैट आई डोंट नो एक्चुअली। फर्स्ट टाइम पता चला। हमें भी पता नहीं था। हाँ, आप बता रही हैं तो हमें पता चल रहा है। अच्छा, पार्क कैसा लगा आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा पार्क है। इतनी वेस्ट चीज़ों से इन्होंने बना रखा है, इससे ज़्यादा मतलब कि रीयूजेबल चीज़ें हो रही हैं, वेस्ट भी कम हो रहा है। तो वेस्ट कम हो रहा है, चीज़ें सुंदर बन रही हैं और ये तो पहली बार घूमने आए थे, इनको नहीं पता है। एक फैमिली भी हमारे सामने दिख रही है, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप आइए यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने रुपए का टिकट खरीदा आपने? हमने 50। तो 4 घंटे के लिए सिर्फ 50 रुपये। अगर और ज़्यादा समय बिताती तो फिर ज़्यादा पैसा देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर तो बोर्ड लगा है।
ध्यान नहीं दिया हमने, फर्स्ट टाइम आए ना। फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि अब ये हुआ है कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर यहाँ टाइम बिताएंगे तो फिर आपको और एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो क्या लगता है ये सही है या नहीं होना चाहिए ऐसा? जो भी सोचेंगे वो ठीक ही सोचेंगे, कोई मतलब 50 में ज़्यादा चार्ज ही नहीं रखे। वैसे अगर एक्स्ट्रा करें तो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आदमी 4 घंटे देखने के लिए जब हम 7 अजूबे जब हम अलग अलग कंट्रीज़ में नहीं जा सकते और हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो आई थिंक नॉट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो लोगों का कहना है कि अगर 7 वंडर्स एक ही जगह पर मिल रहे हैं तो अगर ज़्यादा पैसे लगे तो कोई बात नहीं है। तो अब ऐसे में जो साउथ एमसीडी का नया नियम है कि वंडर ऑफ वेस्ट पार्क में अगर आप आएंगे तो 50 रुपये सिर्फ 4 घंटे तक के लिए ही रहेंगे, और अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना।